दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और दोस्तों हम बात कर रहे थे कक्षा 6 के टॉपिक हमारी सांस्कृतिक विरासत की, और इसमें हमने कई बिंदुओं के बारे में चर्चा कर ली थी। हमने स्तूपों के बारे में चर्चा की, हमने चैत्य और विहारों के बारे में चर्चा की। अब थोड़ा और हम आगे चलते हैं और आज हम कुछ गुफाओं के बारे में चर्चा करेंगे। हमने कई पिछले वीडियो के अंदर भी बात की थी कि कई प्रकार की जो गुफाएं हैं, जैसे कि कार्ले है, भाजा है, कनेरी है, आदि कई गुफाएं हैं जिनके अंदर जो है काफ़ी अच्छी चित्रकारी की गई है। तो वैसे ही जो कुछ गुफाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। और हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारी सांस्कृतिक विरासत। तो हमारी सांस्कृतिक विरासत चल रही थी और ये कक्षा 6 से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। और इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले दोस्तों अजंता की गुफाओं की। अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाओं की हम बात करने वाले हैं आज इस टॉपिक के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करें कि अजंता की गुफाएं। देखिए, सांस्कृतिक विरासत के अंदर अजंता की गुफाओं का काफ़ी योगदान है। और ये जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के अंदर बनी हुई है। दोस्तों महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला, उस जिले में बाघोरा नदी की जो घाटी है, उस घाटी में ये आपकी जो अजंता की गुफाएं हैं ये पहाड़ काट कर बनाई गई है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये गुफाएं? हैं औरंगाबाद जिले में बाघोरा नदी घाटी में, महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों ये जो गुफाएं हैं ये दूसरी सदी ईसा पूर्व की है। दूसरी सदी ईसा पूर्व इन गुफाओं का निर्माण हुआ था। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो इन गुफाओं की विशेषता क्या है कि इस गुफा में हर गुफा के नीचे तक जाने के लिए यहाँ पर क्या बनी हुई है? सीढ़ियाँ बनी हुई है। हर गुफा में नीचे जाने के लिए, नीचे कहाँ? नदी तक। तो गुफा से नदी तक जाने के लिए क्या बनी हुई है? सीढ़ियाँ बनी हुई है। और इन सीढ़ियों के माध्यम से गुफा के अंदर से निकला जा सकता है, नदी तक जाया जा सकता है। अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर कुल 29 गुफाएं मिली हैं। 29 गुफाएं। और इन 29 गुफाओं में से अगर इनका वर्गीकरण किया जाए तो 5 गुफाएं तो ऐसी है जो कि यहाँ पर पूजा स्थल के रूप में है। पूजा स्थल। और पूजा स्थल को हमने क्या कहा था कि पूजा स्थल के लिए जो गुफाएं बनती है उनको क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। तो 5 गुफाएं तो चैत्य के रूप में थी, यानी पूजा स्थल के रूप में थी। और शेष जो गुफाएं हैं, बाकी जो बची, वो भिक्षुओं के रहने के लिए, जिनको क्या कहा जाता है? विहार, रहते थे, पढ़ते थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये 2 तरह से इन गुफाओं का वर्गीकरण था 29 गुफाओं का। 5 गुफाएं तो पूजा स्थल के रूप में, चैत्य के रूप में, और शेष जो है भिक्षुओं के रहने के रूप में यहाँ पर थी। और ऐसा लगता है दोस्तों, अगर अजंता की गुफाओं को देखा जाए तो इसका इस्तेमाल जो करने वाला जो समुदाय था, ये जो है यहाँ से धीरे धीरे यहाँ ये स्थान छोड़कर कहाँ चला गया? एलोरा चला गया। और एलोरा के अंदर भी इसी तरह की जो आपकी गुफाएं हैं वो वहाँ पर बनी हुई है। इसलिए आपने नाम सुना होगा अजंता एलोरा की गुफाएं। तो ये एलोरा की गुफाएं भी इसी प्रकार की है। और उस समय एलोरा जाने का कारण क्या था? दोस्तों एलोरा उस समय प्रमुख व्यापारिक मार्गों के अंदर था, इसीलिए व्यापारिक मार्गों के ऊपर होने के कारण यहाँ से धीरे धीरे लोगों का जो गमन था वो वहाँ पर हो गया। तो ये हम बात कर रहे हैं अजंता की गुफाओं की। तो यहाँ पर इन गुफाओं को त्यागा कब गया? तो 490 ईस्वी में, 490 ईस्वी के बाद इन गुफाओं का त्याग कर दिया गया। इन गुफाओं का त्याग कर दिया गया। तो ये गुफाएं त्याग कर कहाँ चले गए? एलोरा की तरफ चले गए यहाँ से।
तो ये अजंता की गुफाओं की कुछ विशेषताएं हैं। अब एक चीज़ और, हमने बात की कि गुफाओं के अंदर कुछ चित्रात्मक जो कार्य था वो भी किया जाता था। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अजंता में चित्र बनाने की जो विधियां थी वो किस प्रकार की थी अजंता गुफा के अंदर। तो अजंता में चित्र बनाने की विधि, चित्र बनाने की विधि देखिए किस तरीके से वहाँ पर चित्र बनाए जाते थे। दोस्तों अगर चित्र बनाने की विधि की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये बात कि यहाँ पे चित्र बनते कैसे थे। ये चित्र बनते थे दोस्तों भित्ति चित्र। भित्ति चित्र यानी भित्ति चित्र का मतलब क्या हो, भीत, भीत जानते हैं आप, दीवार। तो भित्ति चित्रों का यहाँ पे निर्माण किया जाता था। और ये भित्ति जो चित्र थे इनके निर्माण के लिए क्या किया जाता था, पहले पहाड़ जो थे जहाँ पर गुफाएं ये बनी हुई है, पहाड़ की खुरदरी दीवार को तैयार किया जाता था। पहाड़ की खुरदरी दीवार को तैयार किया जाता था, यानी खुरदरी दीवार पर ये बनाए जाते थे। तो उसको तैयार कर लिया जाता था। और इसको तैयार करने के लिए किन चीज़ों का उपयोग करते थे, इनको तैयार करने के लिए दोस्तों खड़िया, इसके अलावा गोबर, इसके अलावा बारीक बजरी का गारा और चावल की भूसी, इसके अलावा उड़द की जो दाल होती है वो उड़द की दाल के छिलके, इसके अलावा अलसी, ये सारी जो चीज़ें हैं हम और भी कह सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको पानी में कई दिनों तक मिलाकर इनको सड़ा लिया जाता था। और इनको सड़ाकर इन सभी को आपस में मिलाकर पीस कर इनका एक प्लास्टर टाइप में गाढ़ा जो है लेप तैयार कर लिया जाता था। तो इनको मिलाकर क्या कर लेते थे, इनको पीस कर प्लास्टर हेतु, प्लास्टर आप देखते हैं ना दीवारों पे होता है, वैसे ही यहाँ पे प्लास्टर के लिए लेप तैयार कर लिया जाता था। और ये लेप कितना होता था, ये 1 इंच मोटा लेप जो है वो किया जाता था, 1 इंच मोटा। तो 1 इंच मोटा जो प्लास्टर था वो दीवार के ऊपर कर दिया जाता था, दीवार को तैयार कर दिया जाता था और प्लास्टर उसके ऊपर कर दिया जाता था। इसके बाद इसके ऊपर अंडे के छिलके जो है वो मोटाई के बराबर सफ़ेद चूने का इसके ऊपर घोल चढ़ा दिया जाता था। अंडे का छिलका आपने देखा होगा, उस छिलके के बराबर की जो मोटाई थी उस मोटाई का जो इसके ऊपर घोल है, एक चूने का घोल जो है वो इसके ऊपर चढ़ाया जाता था, चूने का घोल। तो चूने का घोल जो है इसके ऊपर चढ़ाया जाता था। ये मैं आपको पूरी विधि बता रहा हूँ कि किस प्रकार जो है वो अजंता के अंदर चित्र बनाए जाते थे। तो सबसे पहले भित्ति चित्र जो है वो बनाए जाते थे, पहाड़ की खुरदरी दीवार पर ये बनाए जाते थे। इसके लिए दीवार को तैयार किया जाता था जिसमें खड़िया, गोबर, बारीक बजरी का गारा, चावल की भूसी, उड़द की दाल, छिलके, अलसी आदि को काम में लिया जाता था। और फिर इनको पीस कर प्लस्तर हेतु लेप तैयार कर लिया जाता था। और ये जो लेप होता था वो कितना था, 1 इंच मोटा लेप ये किया जाता था। और फिर इसके ऊपर चूने का जो घोल है वो इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता था। इसके बाद जो लाल रंग की रेखाएं थी इनके ऊपर लाल रंग की रेखाओं से कच्चा चित्र बना दिया जाता था और फिर उसके अंदर रंग भर दिया जाता था। तो लाल रंग की रेखाओं से कच्चा चित्र बना दिया जाता था। ठीक है, ये कच्चा चित्र बनाने के बाद फिर इसमें रंग भरने की जो प्रक्रिया थी वो की जाती थी। कच्चा चित्र बना दिया जाता था और कच्चा चित्र बनाने के बाद उसमें रंग भर दिया जाता था। अब रंग भरने के बाद चित्र में काली रेखाओं से पक्का चित्र जो है उसके ऊपर बनाने का कार्य किया जाता था। और जब पक्का चित्र वो बन जाता था तो फिर उसको कन्नी से पीटा जाता था, कन्नी या फिर करनी भी इसको कहा जाता है। तो रंग भरने के बाद क्या किया जाता था, उसे करनी या कन्नी कहा जाता है। करनी आप जानते हैं, जिससे जो आपका कारीगर है वो मकान वगैरह बनाता है, वही करनी। तो करनी से पीटा जाता था। और पीटने का कारण क्या था, जिससे कि रंग जो है वो रंग दीवार तक बैठ जाए, यानी अच्छी तरह से उसके ऊपर चिपक जाए, अच्छी तरह वहाँ पर चिपक जाए। इस कारण से उसको बार बार जो करनी से है पीटा जाता था। अब इसके बाद में पूरे चित्र को चिकने पत्थर से
पॉलिश की जाती थी। क्या किया जाता था? चिकने पत्थर से पॉलिश। तो चिकने पत्थर से इसके ऊपर पॉलिश की जाती थी। और ये जो पॉलिश किए जाने का तरीका है, या ये जो विधि हमने पढ़ी, ये विधि ही क्या कहलाती है दोस्तों? इस प्रकार जो चित्र तैयार हुए पॉलिश करने के बाद, तो ये संपूर्ण विधि फ्रेस्को विधि कहलाती है। फ्रेस्को विधि, फ्रेस्को विधि ये कहलाती है, जिसको भित्ति चित्र विधि भी कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेस्को विधि कहलाती थी ये विधि। तो इस प्रकार जो है दीवारों के ऊपर अजंता के अंदर चित्र बनाए जाते थे। दोस्तों, अजंता की जो गुफाओं के अंदर ये चित्र बने हुए हैं, ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के चित्र कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है? अगर हम ये बात करें कि किन किन जगहों को इन्होंने प्रभावित किया है अपने चित्रों के माध्यम से, तो दोस्तों ये जो चित्र हैं, ये चित्र जो हैं वो पूर्वी एशिया में, मलेशिया में, जावा में, सुमात्रा में, श्रीलंका में, चीन में, ऐसी कई जगह जो है इस परंपरा के आधार पर चित्रों का प्रभाव पड़ा है। तो हम क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर कहाँ कहाँ इसको प्रभाव देखने को मिलता है? तो ये प्रभाव देखने को मिलता है दोस्तों पूर्वी एशिया में, जावा में, सुमात्रा, मलेशिया, श्रीलंका, चीन। ठीक है, इनकी चित्र परंपरा पर ये सारा प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, अजंता गुफाओं के अंदर जो चैत्य में स्तूप निर्मित हैं, उन स्तूपों के ऊपर हमने पूर्व में भी बात की थी कि बुद्ध के चित्र और बुद्ध के समय की अनेक कथाओं का उसके ऊपर चित्रित किया गया। ये जो चित्र बनाए गए हैं, ये बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को इसमें बनाया गया है। उनकी जो कथाएं हैं, जातक कथाएं हैं, उनको यहाँ पर बनाया गया है। और इनके साथ जो रिक्त स्थान है, वहाँ पर पुष्पीय अलंकरण किए गए हैं। इसके अलावा पशु पक्षियों की आकृतियों से उसको सजाया गया है, जो कि कल भी हमने बात की थी कि किन किन चीज़ों को इन चित्रों के माध्यम से बनाया जाता है। तो ये हमने बात की थी कल भी। तो ये चित्र जो हैं, ये अजंता की गुफा में बने हुए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में अगर मूर्ति कला के निर्माण के आरंभ की बात की जाए, हिंदुस्तान में मूर्ति कला का निर्माण का आरंभ कब हुआ? अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले सरस्वती सभ्यता से ऐसे मृण शिल्प और धातु और पाषाण निर्मित प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, जिनसे ये पता चलता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के अंदर ये चीज़ें जो थी, इसका प्रारंभ जो था वो हो चुका था। तो कब से ये प्रारंभ माना जाता है? ये माना जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता से प्राप्त मृण शिल्पों एवं धातु और पाषाण निर्मित प्रतिमाओं से इनका प्रारंभ माना जाता है। और एक चीज़ और यहाँ देख लें कि दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप कब शुरू हुआ, तो वास्तविक स्वरूप की जहाँ पे भी बात की जाएगी, तो वास्तविक स्वरूप हुआ दोस्तों मौर्य काल से। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि मूर्ति कला का विकास कब हुआ, वास्तविक स्वरूप में कब मूर्ति कला आई, तो ये आई, भारतीय मूर्ति कला का वास्तविक स्वरूप आया मौर्य काल से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भारतीय मूर्ति कला का वास्तविक स्वरूप कहाँ से आया? मौर्य काल से आता है। अब आप बात करते हैं कि आखिर मौर्य काल में किस प्रकार की मूर्तियाँ वगैरह मिली, या कैसी मूर्तियाँ वहाँ पे बनाई गई थी।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों कि मूर्ति कला का प्रारंभ कैसे हुआ, तो पत्थर को तराश कर मूर्तियां बनाई गई। पत्थर को तराश कर मूर्तियां बनाई गई और मूर्तियां बनाने की ये जो कला है ये हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखने में आती है। हड़प्पा सभ्यता में तो पत्थर तराश कर मूर्तियां बनाने की कला हड़प्पा सभ्यता के अंदर मौजूद थी। ये चीज़ हमें पूर्व में जब हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ी थी तब भी हमने बात की थी। इसके बाद अगर हम बात करें मौर्य काल की, तो दोस्तों सम्राट अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में पत्थर को तराश कर अलग अलग स्थानों पर शिलालेखों का निर्माण किया गया, शिलालेख रखे गए। और इसके अलावा उन शिलालेखों में क्या चीज़ें दी गई, उन शिलालेखों में था कि साम्राज्य की व्यवस्था के बारे में जो सम्राट के विचार थे उनका उल्लेख उसमें किया गया। तो ये जो पत्थर को तराश कर काम में किया गया ये क्या था, ये मूर्तिकला के आधार पर ही तो था सारी चीज़। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि मौर्य काल में अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ, जिन्हें क्या कहा जाता है, लाट भी कहा जाता है, इसके अलावा खंबे, पत्थर के स्तंभ, खंबे खड़े किए गए जिन पर क्या था, सम्राट का संदेश था, सम्राट का संदेश होता था। तो ये मौर्य काल के अंदर ये व्यवस्था जो थी वो थी कि पत्थर को तराश कर उनका शिलालेख जो था वो तैयार किया जाता था और शिलालेख द्वारा सम्राट जो है लोगों तक अपनी बात को पहुंचाता था। तो ये बात पहुंचाने का एक साधन जो था वो ये स्तंभ माने जाते थे। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर और हम देखें कि स्तंभ जो थे वो स्तंभ किस प्रकार के थे। तो मौर्य काल के अंदर जो ये स्तंभ बनाए गए, खंबे खड़े किए गए जिन पे सम्राट का संदेश होता था, तो इन स्तंभों पर कई पशुओं के जो चित्र थे वो चित्र बनाए जाते थे, मूर्तियां बनाई जाती थी, जैसे कि सिंह है, बैल है, हाथी है, इनकी मूर्तियां इनके ऊपर बनाई जाती थी। और ये किस पत्थर से बनी होती थी, ये मूर्तियां बनी होती थी बलुआ पत्थर से। तो स्तंभों पर पशुओं की मूर्तियां होती थी, ठीक है। और ये पत्थर कौन सा होता था, पत्थर होता था बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर से ये मूर्तियां बनाई जाती थी। और मूर्तियों में किन की मूर्तियां थी, सिंह की मूर्तियां, बैल की मूर्तियां, घोड़े की मूर्तियां, हाथी की मूर्तियां, ये मूर्तियां बनाई जाती थी। एक अगर हम प्रसिद्ध स्तंभ की बात करें या लाट की बात करें तो कौन सा है वो, हम बात करते हैं दोस्तों सारनाथ के लाट की। सारनाथ की लाट, सारनाथ की लाट। और ये सारनाथ की जो लाट है वो इसी रूप में है। इसके अलावा अगर हम और देखना चाहें तो महरौली, आपने महरौली का नाम भी सुना होगा, महरौली का लोह स्तंभ, ये महरौली का लोह स्तंभ या सारनाथ स्तंभ ये उस समय की कला के महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वो माने जाते हैं। दोस्तों सारनाथ का जो ये लाट है, सारनाथ जो स्तंभ है, ये सारनाथ स्तंभ अशोक स्तंभ इसी सारनाथ से लिया गया है। क्या लिया गया है, अशोक स्तंभ। ये अशोक स्तंभ क्या है साहब, अशोक स्तंभ भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है ये अशोक स्तंभ जो सारनाथ से लिया गया है। और इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता यह है कि इसके शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो क्या हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ किए बैठे हैं। शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो पीठ सटाए बैठे हैं, यानी एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए बैठे हैं, ठीक है। और शीर्ष भाग पर
जो उत्कीर्ण सिंह है, सामने की तरफ जो सिंह बना हुआ है, वो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में ये स्वीकार किए गए हैं। आपने राष्ट्रीय चिन्ह देखा होगा, जो तीन तरफ आपको सिंह दिखाई देते हैं, पीछे वाला जो सिंह है वो दिखाई नहीं देता, तो तीन तरफ आपको सिंह बने हुए दिखाई देते हैं, इस तरफ, सामने की तरफ और इस तरफ। तो इस तरह से ये सिंह बनाया हुआ देता है, और यहाँ पे नीचे ये एक चक्री सी बनी हुई दिखाई देती है आपको, ठीक है। और फिर नीचे ये स्तंभ करके और ये दिया हुआ है, तो ये इस तरह से सिंह जो है वो बने हुए हैं। तो पीछे वाले भी सिंह बना हुआ है, लेकिन वो हमें जो है वो दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार ये आपस में पीठ किए हुए हैं। अब इस स्तंभ के सिरे पर चारों शेर जो हैं चारों दिशाओं की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, जो किस चीज का प्रतीक है? ये प्रतीक है दोस्तों राष्ट्रीय शक्ति और शौर्य का। किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है राष्ट्र की शक्ति व शौर्य का प्रतीक है। राष्ट्र की शक्ति और शौर्य का प्रतीक ये राष्ट्र चिन्ह है, जो चारों तरफ सिंह दिखाई दिए हैं। उस चारों तरफ सिंह राष्ट्र की शक्ति और शौर्य के प्रतीक ही है कि हमारा जो राष्ट्र है वो काफ़ी मजबूत है, शक्तिशाली है। फिर इसके नीचे एक चौकी बनी हुई है, ठीक है। इस चौकी के ऊपर भी दोस्तों यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं, और ये चित्र किसके हैं? यहाँ पर गोलाकार चौकी है, और इस गोलाकार चौकी में चित्र दिए, एक तो चक्र बना हुआ है आपका, ठीक है, और इसके साथ साथ बैल, घोड़ा, शेर, इनकी आकृतियां बनी हुई है। ये आकृतियां यहाँ पर बनी हुई है। दोस्तों अशोक स्तंभ का ये जो शीर्ष है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये शीर्ष दुनिया में मूर्ति कला में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। और ये जो स्तंभ और मूर्तियां हैं, इनके ऊपर एक औबदार पालिश जो है वो इनके ऊपर की गई है। क्या की गई है? मूर्तियों और स्तंभों पर, मूर्तियों व स्तंभों पर औबदार पॉलिश जो है वो की गई है, और इस प्रकार इस सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया है। और ये सारनाथ से ही अशोक स्तंभ के रूप में भारतीय चिन्ह स्वीकार किया गया है, जिसके शीर्ष पर चार सिंह पीठ सटाए बैठे हुए हैं। प्रतीक मैंने बताया राष्ट्र की शक्ति व शौर्य का ये प्रतीक है। नीचे गोलाकार जो चौकी है उसके अंदर चक्र बना हुआ है, बैल, घोड़े और शेर की आकृतियां बनी हुई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अन्य कौन सी मूर्तियाँ हैं। अन्य मूर्तियाँ, मौर्य काल के अंदर जो अन्य मूर्तियाँ मिली उनकी। दोस्तों मौर्य काल में अन्य मूर्तियाँ जो मिली वो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो पाटली पुत्र के समीप एक मूर्ति मिली, दीदारगंज की चंवरधारिणी स्त्री की मूर्ति। तो पाटलिपुत्र के समीप दीदारगंज की चंवरधारिणी की स्त्री की मूर्ति, ये भी मौर्य काल के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा पटना व परखम से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसके अलावा अगर और बात की जाए तो लोहानपुर से मानव धड़ प्राप्त हुआ है। मानव धड़ ये प्राप्त हुए हैं। ये भी किस चीज़ को बताती है? मौर्यकालीन शिल्प कला के वैभव को बताती है कि कितना शानदार वैभव इसका रहा है। तो ये कुछ सांस्कृतिक विरासत के रूप में हमें चीज़ें प्राप्त हुई मौर्य काल से। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में कुछ और सांस्कृतिक विरासत की चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।